सीधा मिस कॉल होता और पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ जाते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे ये पता लगना चाहिए कि मेरी रीति नीति को राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति है जो जन जन तक पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अच्छा काम जब करोगे, जैसे मैंने आप लोगों ने देखा है बीकानेर का जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड है, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो मुझे उस टाइम से लेकर आज तक जानते हैं, लेकिन अधिकतर आप लोग शायद मुझे नहीं जानते। उस रैली के अंदर 3-4 दिन मैं यहीं रहा था। सारी व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने जो छोटे भाइयों के साथ लेके छोटे भाइयों को हमने संभाली थी। लेकिन उस टाइम तक ये किसी को पता नहीं था कि ये व्यक्ति जो मंच के आसपास डायरी लिए घूम रहा है, पर्दे के पीछे जो काम कर रहा है, रात और दिन जाके काम कर रहा है, ये व्यक्ति कौन है। लेकिन मैंने ईमानदारी से काम किया और उसका नतीजा भी मिला मुझे कि जब हनुमान जी लोकसभा के अंदर जब नागौर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जीत गए, उसके बाद उन्होंने सबको बुला के और ये कहा कि क्यों सर की जनता जो है, आप जनार्दन हो, आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया था, अब मैं लोकसभा का सदस्य बन गया, आप सब बताओ मैं एमएलए का टिकट किसके दूं। सबसे राय मशविरा करके और ये कहा कि भाई नारायण ने सेवा की तो टिकट इसको मिलना चाहिए और मुझे एमएलए बना दिया। मैंने नहीं सोचा कभी जीवन में, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा कि मुझे विधायक बनकर विधानसभा में जाना है। लेकिन मैंने काम किया और उस काम पे, मेरे काम पे हनुमान जी की पूरी नजर थी कि ये बंदा सही दिशा में काम कर रहा है। तो ये चीज आपको सोचनी है, मेरे से आपको ये चीज सीखनी है कि आप सही दिशा के अंदर यदि काम करोगे तो उसका रिटर्न आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। सम्मान आपको है वो कहीं ना कहीं, हनुमान की इस जो सेना है उसके अंदर सम्मान आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे विशेष मेरा ये आग्रह रहेगा, छोटी मोटी बातों को भूल के, और हमें 3 महीने और सारी बातों जो है दूसरी पार्टियां कई प्रयास करेगी, नेता कई आरोप लगाएंगे, लेकिन उनके प्रयासों से विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं उन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो एक ही चीज से मतलब है कि हनुमान बेनीवाल की रीति नीति जो है जन जन तक कैसे पहुंचे, संगठन को हम कैसे मजबूत करें। और आप लोग अच्छा काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी रिटर्न मिलेगा। कभी आप इधर बैठे हो, आप लोग भी इधर बैठोगे निश्चित रूप से। कभी आप यहाँ बैठ के मेहनत कर रहे हो तो भगवान भी देख रहा है आपको, और जो मेहनत करता है उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। ये तयशुदा बात है। हनुमान जी की पार्टी के अंदर तो पक्का ही मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि इतनी पारदर्शिता से ये जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया, 31 अगस्त को सारे डाटा हमारे पास होंगे कि किस जिले में किस विधानसभा ने किस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा मेंबर बनाए, कौन व्यक्ति है जिसने ऑफलाइन। आप एक काम और कर सकते हो, जैसे अभी आपकी डायरी दी, तो ये जो पीछे का जो हिस्सा है यहां से ये फाड़ के ये जो डॉट लगा है, देख लो आप खोल के इसको, ये जो डॉट लगे हैं यहां से फाड़ के और उसको अपने को अगले को देना है। ये शायद एक डायरी आपने खोल के देखी होगी लगभग लोगों ने, इसके अंदर ये डॉट जो लगे हैं यहाँ सदस्यता क्रमांक के जस्ट नीचे, यहां से अपने को इस पूरे पन्ने को फाड़ना है और ये फाड़ के और ये तो वहीं देना है उसको, क्योंकि इसके अंदर हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या रीति नीति है, हमारा मिशन क्या है, हमारे मकसद क्या है और कैसे हम राजस्थान की सेवा करेंगे, वो सारा कुछ लिटरेचर इसके अंदर लिखा गया है। इसलिए इसको फाड़ के आप उस परिवार के व्यक्ति को जिसके मोबाइल से आप मिस कॉल मार रहे हो या जिसको आप सदस्य बना रहे हो उसको ये चीज आप फाड़ के दोगे। और इसके पीछे डायरी के या तो इस पेज पे या पीछे के पेज पे आप अपना नाम जरूर लिख दें। इतना मैं निवेदन आपसे करूंगा, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, ताकि ये भी पता रहे कि वास्तव में मेहनत किसने की। वरना कहीं हो सकता है कि मेहनत आप करो, 100 डायरिया मैं इकट्ठी करके ले जाऊं, मेरा नाम लिख दूं, ये भी नहीं है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि जो व्यक्ति इस डायरी को लेके जा रहा है, इस डायरी के पहले पन्ने पे या आखिरी पन्ने पे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ लिखें, ताकि क्योंकि इनकी जब ऑनलाइन एंट्री होगी तब हमें यह पता रहे कि उसने आईडी, हो सकता है हर व्यक्ति नहीं बना सकता, अभी तक मैंने भी आईडी नहीं बनाई। आईडी नहीं बनाना अलग चीज है और सदस्य जोड़ना अलग बात है। इसलिए इसके साथ आपको ऑफलाइन डायरी में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, और यदि आपने आईडी बना ली तो वो भी आप इसके अंदर लिख लें, ताकि हमारी जो आईटी टीम है वो इसका जो सारा श्रेय जो है वो आप लोगों को मिले, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम के सुंदर आयोजन के लिए पूरी आरएलपी टीम के हमारे योद्धाओं को धन्यवाद दूंगा। और आज बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि सारे
बुजुर्गों से लेके और हमारी मातृशक्ति के रूप में बहन रेवती जी भी यहाँ विराजमान है। एक चीज का हमें ध्यान रखें, संगठन को हम सही दिशा के अंदर कैसे ले जाएं, कौन कौन व्यक्ति हैं जिसको हमें संगठन में जोड़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां 36 कौम के लोगों का जो प्यार प्रेम आपस में जो है, उस चीज को भी हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना कि हमें 36 बिरादरी के लोग जब एक जायजा पे बैठ के और हमारा कहीं ना कहीं विचारों का जब आदान प्रदान होगा, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ सत्ता प्राप्ति की, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, उन लोगों ने फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की जो नीति थी वो हमारे नेता लेकर आए और उन्होंने जाति को जाति से लड़ा के और जहर ऐसा राजस्थान के अंदर घोल दिया, उस जहर को भी हमें मिटाना है। हनुमान बेनीवाल जी के बारे में कई भ्रांतियां भी उन लोगों ने फैला रखी है, लेकिन हनुमान जी वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं आपसे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता। हर समाज का व्यक्ति जब उसको पीड़ा होती है तो सबसे पहले यदि उसको आशा भरी दृष्टि से वो देखता है तो वो हनुमान जी की तरफ देखता है। और आप लोग देखते हो राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है तो सबसे पहला ट्वीट भी हनुमान बेनीवाल जी का आता है। इसका मतलब उनकी संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता को हमें लोगों के बीच लेके जाना है। उस चीज की हमें ब्रांडिंग करनी है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसे नेता नहीं है हमारा हनुमान जी। हमारा हनुमान जी ऐसे व्यक्ति हैं, इस समाज का ये काम किया, इस समाज के पीड़ित व्यक्ति ने ऐसा किया, दलितों के पे अत्याचार जब हो रहे थे ये किया, शोषितों पे हो रहे थे ये किया। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा हनुमान जी का। मैं संयोगवंशी दिल्ली गया हुआ था और उनके बंगले पे हम लोग बैठे थे, इतने में एक जांगीड़ समाज का नवयुग जो है वो हनुमान जी को टेलीफोन करता है। वो बोलता, हनुमान जी मैं न तो आपके क्षेत्र का निवासी हूं और नहीं मैंने कभी आपको वोट दिया और नहीं ही मैं आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरे पिताजी इस ट्रेन का नंबर बताया उसने, इस ट्रेन की इस बोगी के इस सीट पे मेरे पिताजी यात्रा करें और उनको हार्ट अटैक आ गया। अब मुझे ये लगा, देखिए उम्मीदों की बात कर रहा हूं कि देश के अंदर कितनी उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी से लोग करते हैं। मेरे पिताजी यात्रा करें, उनको हार्ट अटैक आ गया। मुझे ऐसे लगा कि पूरे देश के अंदर यदि इस परिस्थिति में कोई मदद कर सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। आपको यकीन नहीं होगा, तुरंत ही हनुमान जी ने रेल मंत्री और जो संबंधित जो डीआरएम थे, गुजरात का बॉर्डर का मामला है वो, संबंधित डीआरएम को तुरंत उन्होंने ट्वीट भी किए, टेलीफोन भी किए और उनका थोड़ी देर में वापस रिप्लाई आता है कि एमपी साहब आपने जिस व्यक्ति की हमें जानकारी दी थी, जिनकी डिटेल बताई, उस व्यक्ति को हमने अगले स्टेशन पे उतार लिया है, हमने इसको मेडिकल उपचार भी दिया और अभी पूर्ण स्वस्थ है। आप बताओ ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? ऐसे बातों की ब्रांडिंग होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए। लोग क्या कहते हैं, नहीं साहब हनुमान जी तो उस जाति के खिलाफ है। आपने भूंगरा का प्रकरण देखा और हनुमान जी का यदि वो वीडियो देखो तो आदमी को रोना आ जाए कि किस तरह लोकसभा में अध्यक्ष जी बार बार उनको कह रहे थे कि हनुमान जी आप नीचे बैठ जाओ, लेकिन हनुमान जी ने कहा अध्यक्ष जी आज मैं नीचे नहीं बैठूंगा। बहुत संवेदनशील मामला है। मेरे राज्य के अंदर एक राजपूत परिवार के अंदर ऐसी घटना हो गई, इतने लोग गैस की त्रासदी के शिकार हो गए, मेरा मन व्यथित है और आपको ये बात सुननी पड़ेगी। ऐसी बातों की यदि ब्रांडिंग हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से उन समाजों के लोग जो है, जो हनुमान जी के बारे में गलत भावना उनके विचारों में इन सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने बरकी है, वो भावना भी उनकी दूर होगी और हमारे नजदीक भी वो आएंगे। हम सब लोग मिलके वसुदेव कुटुंबकम की भावना से सभी समाजों को साथ लेके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल जी और तीसरे मोर्चे का जो हमने एक सुंदर राजस्थान का जो सपना देखा है, उस सपने को हम साकार कर पाएंगे। इस दिशा के अंदर सही रूप से आप काम करें और एक चीज आज ही यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि सोशल मीडिया पे हम जब भी बैठेंगे एक व्यक्ति अपनी पार्टी की एक पोस्ट रोज करेगा। ये आज से ही संकल्प लेके जाएं क्योंकि चुनावों तक एक अच्छी पोस्ट। अभी देखिए हनुमान जी की जो आईटी टीम है वो रील्स तैयार कर रही है। उनके जो पुरानी रैलियों के अच्छे अच्छे भाषण थे, विरोधी लोग तो उनकी जो रैलियों में कई बार हनुमान जी देखिए दिल के सच्चे व्यक्ति हैं और सच्चा व्यक्ति जो होता है वो ये नहीं देखता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि वो दिल से बोलता है। और जो राज करने वाले लोग हैं वो पहले यहाँ की वाणी को दिमाग में लाते हैं, फिर यहाँ उसको एकदम प्यूरिफाई करके और फिर जबान के माध्यम से लोगों के पास छोड़ते हैं। ये वाक पटुता होती है। किसान कौम
और जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसमें वाक्पटुता नहीं होती, वो तो दिल का सच्चा होता है, जो दिल में आया वो आप लोगों को कह दिया। इसलिए वो तो ऐसी रीलें चलाएंगे कि देखिए हनुमान जी ने ऐसा कहा, हनुमान जी ने वैसा कहा। लेकिन आपको उनकी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी रील्स चल रही है, उनके अच्छे भाषणों के कोई मुख्य अंश है, उनको रोज की रोज एक पोस्ट आप लोगों को बढ़ानी है। और ये जो पीछे जो 7732 से 877328 वाला जो लोगों के साथ हमारा है, आप लोगों को अपनी डीपी भी लगानी है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा, जिस पे भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव हो, अपनी डीपी भी लगाओ। और रोज एक बार अपील सबसे करो, अपने जो फॉलोवर्स है उनसे भी, जो मित्र आपके जुड़े हुए हैं, कि भाई इसका हमें प्रचार प्रसार भी करना है। और किसान कौम के स्वाभिमान और जवान और किसान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में बुलंद करने वाला एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेके राजस्थान के अंदर चला है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि किसान का बेटा पहली बार ये सोचता है राजस्थान के अंदर कि ऐसी व्यवस्था के अंदर परिवर्तन राजस्थान में होना चाहिए कि जब दलित, पीड़ित और समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति कोर्ट कचहरी, थाने, तहसील में जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर ये कहे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद एक क्रांतिकारी युवा, जिसने एजुकेशन से लेकर आज तक किसान और जवान को जगाने का प्रयास किया, वो युवा आगे आगे चल रहा है। हम सबको मिलके और हनुमान जी के कंधों को मजबूत करके इतना संबल उनको देना है कि उन्होंने जो राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा है, उस सपने को हम सब लोग मिलके और साकार कर सकें, ऐसी मैं आपके साथ अपेक्षा करूंगा। एक बार पुनः आप सब लोग पधारें, आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और आज से ही इस सदस्यता महाअभियान में जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को यहाँ से मिले हैं, उसको फॉलो करते हुए सही दिशा के अंदर हमें आगे बढ़ना। हमारा एक ही मकसद है कि किसान का बेटा जिस दिन सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा, हमें छोटी मोटी बातें नहीं, अब ये गया जमाना कि गांव में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उसके लिए हम संघर्ष करें। हमारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए होना चाहिए। और जिस दिन किसान कौम का व्यक्ति सत्ता के शिखर पर बैठेगा, उस दिन मैं आपको कह रहा हूं कि कोई आपको समस्याएं नहीं होगी, क्योंकि सरकार भी आपकी होगी और उसके फैसले करने वाले भी आप लोग होंगे। तो निश्चित रूप से एक नए राजस्थान का निर्माण हम सब लोग मिलकर करेंगे। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और विशेषकर हमारी पूरी बीकानेर जिले की टीम को कि आप लोगों ने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और चूंकि संगठन की हमारी पहली मीटिंग थी और अब हम ये प्रयास करेंगे, एक कार्यक्रम बीकानेर में 10-15 दिन बाद एक बार समय अपन तय कर लेंगे और अच्छा एक संगठनात्मक कार्यक्रम भी करेंगे, जिसके अंदर कुछ लोग हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो संगठन के बारे में आपको बात बता सकें। जोश बहुत है आप में, लेकिन जोश को चैनलाइज करने की जरूरत है। आप देखिए गांव के व्यक्ति हो, और मैंने भी देखा बचपन के अंदर जब मैं, और आज भी देखते हैं, अब तो ये हो गया मशीनरी युग आ गया। बाकी जब बिजली के पोल को जब खड़ा करते थे, तब आपने देखा कि 7-8-10 व्यक्ति जो बिजली के पोल के हाथ लगाते थे, वो एक व्यक्ति बोलता था कि जोर लगा के हिस्से से, आपने देखा कि नहीं देखा, और पोल को खड़ा कर देते थे। उस पोल को बिना बोले 100 व्यक्ति भी खड़ा नहीं कर सकते। इसका मतलब एक ऊर्जा जो है ना, उसको आप एक साथ सही दिशा के अंदर यदि आप इस्तेमाल करोगे, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा, जिससे आप सराबोर हो, वास्तव में ऊर्जा से आप भरे हुए हो, लेकिन चैनलाइज इस ऊर्जा को करने की जरूरत है। तो अगली जो मीटिंग होगी उसके अंदर ये पूरा हॉल भी भरा होगा, प्रत्येक व्यक्ति को हम बुलाएंगे और हमें तब तक ये भी पता लग जाएगा आप में से भी कि कितने व्यक्ति जो आज आप उपस्थित हुए और कितने व्यक्तियों ने इन आगे आने वाले 15 दिन के अंदर इसके अंदर रुचि दिखाई। तो विशेषकर उन लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे, कुछ नए लोग भी, उनको आपको संगठन के बारे में जो रीति नीति है, क्योंकि हमें अनुशासन और समय की महत्ता, इन दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा समझना है। रैलियों के अंदर तो कई बार लेट भी हो जाते हैं, चलता है। अभी हालांकि जब ये कार्यक्रम था और आज चूंकि अचानक ये कार्यक्रम बना, कल मेरा बाड़मेर में प्रोग्राम था, कल वापस नोखा के अंदर, नोखा और सरदार शहर के अंदर प्रोग्राम है, सीकर, झुंझुनू, सब जगह जिला स्तर तक हम लोग जाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, संगठन की ये पहली मीटिंग है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इस मीटिंग में भी अपना पूरा समय जो है आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए दिया। बहुत तल्लीनता से आपने एक एक शब्द को सुन के, और हम सब लोग मिलके और सही दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हमारा भाई हनुमान बेनीवाल जो पिछले 10 साल से, 10 साल ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 2008 और 2008 से भी पहले 93 के अंदर
आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि मैं हनुमान जी के सबसे नज़दीक रहा, क्योंकि वो मेरे से 2 साल बड़े थे, तो पढ़ाई भी हमारी साथ साथ हुई। गांव की सरकारी स्कूल में हम साथ पढ़े, फिर जब जयपुर गए तो महावीर स्कूल के अंदर भी हम साथ पढ़े, फिर जब यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं 2 साल उनके पीछे था, लेकिन हमारी एक कैंपस वही था। मैंने हनुमान जी को बहुत नज़दीक से देखा कि एक बार की बात है, जब मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय प्रहलाद राम जी जो वहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे कॉलेज के अंदर, तो उनके साथी थे गोविंद जी डांगा, जो लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। उस टाइम हनुमान जी स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे। और जब वो घर आए और कहा मैं लॉ कॉलेज के अंदर छात्रों का कोई कार्यक्रम रखूंगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तब हनुमान जी ने ये कहा कि भाई साहब आप क्या कार्यक्रम रखोगे? कार्यक्रम तो जब मैं लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बनूंगा तब इंटरनेशनल घूमर का और इंटरनेशनल पणियारिन का कार्यक्रम संपन्न करूंगा। तो सोच देखिए आप, जो स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं उस लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट बनूंगा और मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनूंगा, और एक किसान का बेटा जो कोई बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति नहीं, कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल एसेट का मालिक नहीं, कोई बहुत बड़े एम्पायर का मालिक नहीं, ये सोचता है कि कहीं ना कहीं किसान के बेटे को सीएम की कुर्सी तक बैठना चाहिए। इतनी विशाल सोच वाले व्यक्ति को, अपने बड़े भाई को हम सब लोग मिलके और ऊर्जा से भर देंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार एक चीज और हमें सोचनी है कि जैसे कई बार ये होता है कि कोई बिजली के, मैं आपको, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी काम की बात है। अभी कई व्यक्ति फोन करते हैं, ये प्रभु जी बैठे हैं कोलाई से, अभी बाड़मेर के जैसे इलाके में कल मैं गया, एक व्यक्ति फोन करता है, साहब मैं कोलाइत विधानसभा की इस ढाणी से बोल रहा हूं और मेरे कई तार टूट गया, 3 दिन से आयन नहीं जोड़ रहा है। देखिए, हमें प्रकृति जो है वो एक चीज सिखाती है कि डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, और संगठन इसी से चलता है। अब आप बताओ, हमारे तहसील स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर पे भी हमारे कार्यकर्ता है, संभाग स्तर पे है, प्रदेश स्तर पे, और उससे बाद यदि कोई ऐसा कोई जटिल समस्या ऐसी हो वो हनुमान जी तक पहुंचे। इस चीज को हमें फिल्टर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखने में आता है, अब हनुमान जी के पास रात को 3 बजे फोन आता है कई लोगों का। मैं देखता हूं कई बार, हम जब बैठे रहते हैं रात को या कोई कार्यक्रम में होते हैं, 3-3 बजे फोन आता है। तो ये जब अनावश्यक जो चीजें हैं, इन चीजों को हनुमान जी तक ये चीज नहीं जाए, ये फिल्टर करके और उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग यही करें। ये चीजें हमें संगठन में सिखानी होगी एक एक व्यक्ति को। कि ढाणी की यदि कोई समस्या है, उसको हमारी ग्राम पंचायत का हमारा प्रतिनिधि है वो सोल्व करे। यदि कोई बड़ी समस्या है तो जो विधानसभा का हमारा जो संयोजक और जो हमारे पदाधिकारी वो उसको सोल्व करें। नहीं संभलता है तो जिला स्तर के लोग हैं वो सोल्व करें, और इनसे भी नहीं संभले, कई ऐसी बड़ी बातें होती है, सही बात है, तो आपके मार्फत हनुमान जी तक वो बात पहुंचे, चैनल के माध्यम से पहुंचते हैं। बाद कई बार ऐसा होता है, कई आदमी बात करता है साहब ऐसे ऐसे, और पता नहीं रहता। आजकल सबसे बड़ा जो डर लगता है ना, वो ये लगता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये अगला आदमी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, इसका पता नहीं चल पाता। इसलिए कई बार हम उसकी जो परेशानी होती है उसको हम उतनी गहराई से हम ले नहीं पाते, ये भी है कई बार। लेकिन जो हमारा जिम्मेदार व्यक्ति यदि हमें कहेगा कि साहब फला गांव का व्यक्ति है, फला ढाणी का, और उसके इतनी बड़ी समस्या है, तो हम तुरंत उस समस्या पे कोई न कोई एक्शन लेंगे। तो संगठन की बात को आपको इस चीज को समझना है कि हमें फिल्टर करके समस्याओं का, और जो हनुमान जी के लायक है उसको हनुमान जी तक पहुंचाओ। जो विजयपाल जी, भाई दानाराम जी, ये अपने माचरा जी, प्रभु जी, और अब तो देखो बीकानेर जिले से कितनी बड़ी टीम हमारे पास पहुंची है। तो इन सब तक पहुंच के और उन सब बातों का निराकरण, उन समस्याओं का वही हो, ताकि हनुमान जी की ऊर्जा बच सके। और हनुमान जी की जितनी ऊर्जा हम बचाएंगे उतना ही वो ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। सत्ता प्राप्ति की बात उन्होंने बहुत बड़ी की है। सत्ता प्राप्ति की बात कोई छोटी बात नहीं होती, और वो भी एक किसान परिवार का साधारण व्यक्ति यदि सत्ता प्राप्ति की बात करता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह प्रदेश के किसान, जवान और आम व्यक्ति का जो प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हनुमान जी को मिल रहा है, उससे आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो तीसरा मोर्चा है वो बिल्कुल राजस्थान में पहला मोर्चा बन के और राजस्थान की सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए, इस अपेक्षा के साथ युवा साथी बैठे, आप देश का कर्णधार हो, आप देश का भविष्य हो, और किसान परिवार के 36 कौम के जो युवा है, इनसे मैं एक विशेष अपील मैं ये भी करूंगा, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि नशे की प्रवृत्ति में जो युवा है हमारे, वो कई जगह ऐसे उलझ गए
कि बड़े बड़े परिवार जो नशे की चपेट में आ गए, आप इधर गंगानगर और हनुमानगढ़ चूंगी और पंजाब, ये आपके टच के जिले हैं, थोड़े आगे निकलते ही जिले शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़े। और आपको जो प्लेटफॉर्म हमारे बुजुर्गों ने जो दिया है बच्चों को, हमारे बुजुर्गों ने तो कितनी मेहनत की, हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं। कई लोग तो झूठ बोल जाते हैं, कहते नहीं साहब हमारे तो बाप दादा ऐसे ही थे, राजा ही थे। अरे हमें तो पता भाई हमारे बाप दादा क्या थे, और हमें स्वीकार करने में कतई शर्म में नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे बाप दादा साधारण परिवार, किसान परिवार से थे। नागौर जिले की यदि हम बात करें, जब हम छोटे थे तो प्रत्येक 3 साल के अंदर अपने पशुओं को लेके और माड़वा जाते थे। ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ये जानते हैं, आप सब लोग हो सकता नहीं जानते। और उस टाइम रोते थे कि पता नहीं ये भाई मेरा वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, अपने पशुओं को लेकर जाता था। ऐसी विडंबना इस प्रदेश की रही है, ऐसे दिन भी हमने देखे। फिर भी उन लोगों ने उन अकाल के सायों और नेताओं के धोखे के बावजूद ये प्रयास किया कि हम हमारे बच्चों को जो है वो पांव पे खड़ा करेंगे। इसलिए आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने बुजुर्गों ने दिया है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे बुजुर्गों ने जो प्लेटफॉर्म दिया है, हमें उनका सर जो है वो कभी शर्म से नीचा भी नहीं हो, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और सर्व समाज के लोगों को मिलके और एक जाजम पे बैठ के और हम सबको वसुदेव कुटुंबकम की भावना से अपने भाई, अपने बेटे हनुमान बेनीवाल को इतना मजबूत करना है कि 2023 के चुनाव में सत्ता के शिखर पे किसान का बेटा और आप सबकी जो सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने हो, आप सबकी सत्ता के अंदर भागीदारी हो, ये आपसे मैं निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। दादा कहती है